புதிய என்ஜிஓக்களுக்கு முதியோர் இல்லம் அமைக்கவும் அதை முறைப்படி பராமரிக்கவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இதற்காக எவ்வளவு தொகை ஒன்றிய அரசு அளித்துள்ளது, அந்த 4 என்ஜிஓக்களின் பெயர் என்ன, அது எங்கு அமைய இருக்கின்றது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, तमिलनाडु राज्य की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में 7,21,47,000 माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया, जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या तमिलनाडु राज्य की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में 7,445,000 माननीय सदस्य की कुल जनसंख्या का 20.1% है और तमिलनाडु देश के उन 5 टॉप राज्यों में से है जहां पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्णतः राशि उठाई गई है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में तमिलनाडु में 2021-22 से अब तक आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 555.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और तमिलनाडु में 2915 गांव, 2918 गांव में से 2915 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। वहां पर 6,821 कार्य किए गए और 32.81 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। उन्होंने जो 4 एनजीओ के संबंध में प्रश्न उठाया है, वो 4 एनजीओ की सूची और स्थानों के बारे में उनको अवगत करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अनुदान सहायता के अंतर्गत 1921 से 2022 तक कृषि मृदा संरक्षण, खाद्य संस्करण, पशुपालन आदि योजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार को 358.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और इससे 22,700 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक में इसी में आदर्श ग्राम योजना में 2021-22 से अब तक तमिलनाडु में 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, 4 छात्रावास स्वीकृत हुए और 300 छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो रही है। श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकरण के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड से किस तरह की मदद दी जा रही है? तमिलनाडु का पूछ रहे हो, बिहार का पूछ रहे हो आप? सर, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो पूरे देश की बात है। अच्छा, मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूलतः तमिलनाडु का है और वेंचर कैपिटल फंड योजना से तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 से 2025-26 तक कुल 7 लाभार्थी कंपनियों को 29.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 17.4 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है और असीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 6 लाभार्थी कंपनियों को 1.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 0.36 करोड़ की राशि वितरित भी की गई है और वेंचर कैपिटल फंड बीसी के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड ओबीसी के लिए तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाभार्थी कंपनी को 6.89 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 5.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय मंत्री से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों को प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एडीपी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में कितने लाभार्थियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए गए तथा कितनी राशि उपयोग की गई, ये माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या तमिलनाडु तक विस्तार कर रहे हो क्या? सर, पूरे देश में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज सदन के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न तमिलनाडु का है, लेकिन उसके संबंध में सप्लीमेंट्री माने बिहार के सदस्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के माने चंद्रशेखर जी के द्वारा
ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार होता हुआ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस भावना को लेकर माननीय सदस्य ने तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण के संबंध में प्रश्न उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत की गई थी, ये तमिल की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल हुई थी, ये सामाजिक समरसता का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिकता का ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हमारे तमिलनाडु के प्रश्न पर हमारे बाकी राज्यों के भी माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें सहभागिता जोड़ी जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस सदन के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, इस सदन का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस सदन के जब लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में भी तमिलनाडु से संत यहाँ पर आए थे और उन संतों की गरिमामय उपस्थिति में इस भवन का भूमि पूजन भी हुआ था और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तो सामाजिक समरसता के उस भाव को लेकर चल रहे हैं जो तिरुवल्लुवर संत जी को उतने ही सम्मान के साथ में केवल तमिलनाडु में नहीं, पूरे देश में उनके द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में अध्ययन पूरे देश की जनता करती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। माननीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया, तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में एडिप योजना से कितने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण हुआ, उससे कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए, कितनी राशि दी गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए एडिप योजना के अंतर्गत जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से यंत्र उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी दैनंदिन गतिविधियां ठीक ढंग से कर सकें। उनके दिव्यांगताओं को प्रभाव को कम करके, उनकी क्षमता को बढ़ा करके, उनके अंदर स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। और तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक दौरान 376 शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों के माध्यम से 45.68 करोड़ रुपए की लागत से 57,773 लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ये 2021 में 50 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 8,407 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। हनुमान जी, आप जवाब दीजिए। 2021-22 में 50 शिविर आयोजित किए गए, 22-23 में 71, 23-24 में 86, 24-25 में 54 और 2025-26 तक अब तक 21 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 376 शिविरों के माध्यम से 57,773 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 45.68 लाख की राशि से इन सबको लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से भी हमारे ऐसे सीनियर वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं और गरीबी रेखा की सूची के नीचे रहते हैं, इनके लिए भी उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से 1559 वरिष्ठ नागरिकों को 4,753 सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें कैंप और वॉक इन सेंटर से भी वितरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि। Thank you, sir. So, question number 124. उत्तर सभा पटल पर। So, I'd like to know, in the reply the minister has given us, the funds for Tamil Nadu has been decreasing. In 17-18, it was around 731 crores. The next year, it was around 800 crores. But this year, it is only around 400 crores. I'd like to know why, what are the reasons the funds have been reduced, and whether the government is aware that states are not being fully given their allocated funds. In many states, the funds have been reduced, it's just not Tamil Nadu. And what are the monitoring mechanisms in place to ensure that the states receive the full funds? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न
ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायतों में कैसे बढ़ाया जाए उससे, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि घटी। नहीं, पंचायतों को दी जाने वाली राशि कभी नहीं घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग जितनी राशि देता है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। 90% राशि हम आबादी के आधार पर देते हैं और 10% राशि हम जो क्षेत्रफल है राज्य का उसके आधार पर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर जो 13वें वित्त आयोग का साइकिल था 2010 से 2015, उसमें 176 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के दर से दिया जाता था और 11 साल के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में, 15वें वित्त आयोग में मोदी जी के शासनकाल में 674 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया गया। यह 4 गुना की बढ़ोतरी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा। हाँ, राज्यों को जो पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसके कई क्राइटेरिया हैं और उन क्राइटेरिया को जो राज्य पालन नहीं करता है उसको हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देते। जैसे उसका काम है कि पंचायतों में चुनाव होना चाहिए, अगर पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ तो हम राशि नहीं देंगे। यह संविधान के मुताबिक जो पंचायत का 243G में जो प्रावधान है उसके मुताबिक है। जिन राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बना है वहां हम फंड रिलीज नहीं करते हैं। तो ये कई क्राइटेरिया है जहां राज्य अगर नहीं देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही जारी करते हैं। Sir, I'd just like to tell the Minister that we have held elections and we have a state finance commission in Tamil Nadu. So I just like if we can, yeah, we are. Second question. And the second question is that the states shall receive grants only after that they are fully digitized. That is one of the conditions you've given, that panchayats have to be digitized. But already the panchayats are underfunded. So adding and making this a condition to give them funds are already, this is already putting pressure on the already staffed, these underfunded panchayat bodies. You're actually adding something, which they cannot deal with at the pace you expect. So you should have some consideration about that. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह परिकल्पना है कि हमारा पंचायत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हमारा पंचायत जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई। उसमें एक योजना पारदर्शिता भी। पारदर्शिता पंचायतों को बरतनी होगी। जो भारत सरकार पैसा देती है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जो ट्रेनिंग के लिए हम पैसा देते हैं, ये सारे चीज पर अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तो हम राशि कैसे रिलीज कर सकते हैं। उसको भी केंद्र की सरकार को भी कई वित्तीय बंधनों के साथ जुड़ा है। अब अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पर्श मॉड्यूल बनाया। उस स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपलोड करना है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको उसमें अपलोड करना है, तभी निधि जारी होगी। हम उम्मीद करते हैं, जैसे माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की बात की, हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस जुलाई महीने में आया है। अब जुलाई महीने में आया है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। Sashid. Thank you very much, Mr. Chairman. I've read the Honourable Minister's reply, and he mentions the Samarth scheme, which is a Panchayat portal, a dedicated digital platform. The problem is, according to the information we've been able to collect, sir, a large number of states do not have an online system for updating and recording land ownership.
So the first problem is you expect them to benefit from a portal. There's not only Samarth, there's also the Swamitva, the survey of villages and mapping with improvised technology. The problem we have here is, sir, that has the ministry taken any steps to strengthen technology, to provide last mile connectivity to the Gram Panchayats, and to train the Panchayat officers on how to use this? Because in the absence of that, if you are counting on digitization to improve the own source revenue, and they don't have the capacity to actually use the digital stuff, how is it going to change? We have your own answer says per capita is only 59 rupees in the country. Per capita income generation in panchayats is 59 rupees. If you realize we have 2.25 lakh gram panchayats in the country, that's literally half a lakh a year coming to these panchayats. So make it easier for them by giving them systematic training from the central government. Not every state is equal. We're okay in Kerala, but in many other states there are problems, sir. Thank you, Mr. Speaker. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा एक तो कि ये पूरा पंचायत का पूरा प्रबंधन जो है राज्य का विषय है और यह पूर्णतः राज्य के अधीन है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को राशि देती है, राज्य अपनी राशि राज्य अपने पंचायतों को देते हैं। पोर्टल की भी सुविधा है। क्षमता निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हम लोगों ने चलाया है। उस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने कई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम, ताकि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायतों में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इसके लिए IIM अहमदाबाद के साथ एक मॉड्यूल भी बनाया गया है। उस मॉड्यूल को हम लोग राज्यों को भेज रहे हैं। हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेंड कर चुके हैं, राज्यों को भी ट्रेंड, लेकिन ये सारा काम तो करना है राज्यों को। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार की भी योजना चला रहे हैं। जो पंचायत अच्छा काम करता है, जो पंचायत बेहतर काम करता है, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और पोर्टल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का भी अभियान चलाया है। तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो सूचना प्रणाली है वो मजबूत होगी। डॉक्टर काकोली घोष। নমস্কার অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যে কোনো রাজ্যে সঠিকভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার গরিব মানুষ যারা পশ্চিম বাংলায় আছে তাদের সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও এবং এখান থেকে 64 বার পর্যবেক্ষক দল গিয়ে সঠিক জবাব পাওয়া সত্ত্বেও সেই পঞ্চায়েতের গরিব মানুষদের প্রায় 7000 কোটি টাকা কেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিচ্ছে না? থ্যাংক ইউ। अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे पंचायत से संबंधित नहीं है। यह विषय माननीय शिवराज जी के मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन बंगाल एक विशेष तौर का राज्य, जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता है, वहां सिर्फ बंगाल का कायदा कानून चलता है। आप जरा देश का कायदा कानून वहां चलाइए, बंगाल को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को भी इस देश का अंग मान के चलते हैं। और बंगाल के और अध्यक्ष महोदय, बंगाल के गरीबों का हितैषी बंगाल की सरकार नहीं है। श्री अब्दुल रशीद शेख। सर, आपका शुक्रिया। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं अपने मिनिस्टर साहब को कि गाँव जो हैं, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, वहाँ पंचायतें ही सब कुछ देखती हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी है कि जो जंगल हमारे हैं, जंगलों में अरबों रुपए की लकड़ी पड़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुँच नहीं पाता है, नॉन अप्रोचेबल रोड से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस पर विचार करें कि वहाँ की जो लकड़ी है वो पंचायत एक्सट्रैक्ट करें, जो नीचे गिरी हुई है, जो ड्यू टू
लैंडस्लाइड्स ड्यू टू शेलिंग या बाकी चीज़ें ड्यू टू बैड वेदर, तो वो लकड़ी उसको फिर वहाँ से बाहर निकाल कर पंचायतों के डिस्पोजल पर रखा जाए ताकि पंचायतों को रिसोर्सेज मिलें और उसका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह वन विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। वन विभाग के अलग अपने नियम कायदा कानून है। बेहतर होगा हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वन विभाग से अगला बार प्रश्न करें, वो उसका उचित उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 125 हनुमान बेनीवाल। माननीय मंत्री जी 125 क्वेश्चन नंबर 125। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जुड़ा मामला इसलिए नंबर आ गया। देखिए साहब, किसानों की दुआ मुझे लगेगी और मंत्री जी भी पहली बार जवाब दे रहे हैं। पहले फसल बीमा 5 तरह से होता था अध्यक्ष महोदय, 5 स्टेज का। मैं मेरे मेन दोनों सवाल सप्लीमेंट्री एक एक करके पूछ लेता है। दोनों आप बताएं, समय कम है। दोनों एक साथ पूछ लूं, जवाब दे देंगे। एक निवेदन था सर मेरा, दिल्ली सरकार और स्टेट दोनों 50% जो बीमित होता है उनको आप फसल बीमा का क्लेम देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक निश्चित जो तिथि होती है, आप जब खरीफ की फसल हो या रबी, दोनों ही सीजन में किसानों को फसल बीमा करवाने की निश्चित तिथि जो आप देते हैं, उसमें प्रीमियम की राशि तो आप ले लेते हैं किसान से एक निश्चित तिथि के अंदर, लेकिन जब वापस देना पड़ता है तब आप कहते हैं कि राज्य सरकार एजेंसियां राज्य सरकार ही देगी। एक तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकारों बैंकों को आप निर्देशित करें कि किसानों को समय पे जो आप बीमित करें उनको क्लेम मिले, और दूसरा एक पटवार मंडल की जगह खेत को इकाई माने। एक मेरा अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल मैं वो भी पूछ लेता हूँ क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मेरा सवाल है सर, पूछ लेता हूँ साथ ही माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है और एक परिवर्तन उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती, तो अब निर्धारित तिथि के 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देर होती है। कुछ सरकार तो ऐसी हुई जिनने शेयर कह दिया कि हम किसान का देंगे और दिया ही नहीं। जैसे आंध्र में जगन जी की सरकार थी तो मामला अटक गया था। अब हमने ये तय कर दिया कि राज्य सरकार अपना शेयर दे ना दे, केंद्र सरकार अपना शेयर डाल देगी और राज्य सरकार भी शेयर देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा और किसान के खाते में वो डाला जाएगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी तय कर दिया है कि जो राज्य सरकारें लोकप्रिय निर्णय ऐसे करते हैं कि हम देंगे किसान का पैसा, वो किसान का पैसा निर्धारित अवधि के अंदर उनको देना पड़ेगा। कई बार देते नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन की सरकार ने 3 साल दिया ही नहीं, किसान फंस गया, लेकिन वो भी अब निश्चित समय सीमा में उनको देना होगा, तभी बीमा माना जाएगा। पूरा जवाब दे दो मंत्री जी, 1 मिनट बचा है। वो पूछ ले, एक सवाल और तो पूछ ले। पूरा ही बोल दो इस पे ही। क्या पूछिए आप उनको डायरेक्शन दे सकते, आप क्या पूछना है आप पूछ ले, मैं दे दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, मेरा किसानों का मामला सर, आप भी राजस्थान से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि बीमा कंपनी ने सर्वेयर काफी कम संख्या में लगा रखे हैं और बिना सर्वेयर के अगर कहीं फसल खराब हो जाती है, पटवारी वगैरह कर देते हैं, तो कह रहे सर्वेयर के अनुपस्थिति में हुआ तो ये आदेश फरमाएं बिना, या तो सर्वेयर पूरे लगाए आप गांव जहां स्थित बहुत कम संख्या के अंदर सर्वेयर है, तो इसको आप क्लियर करें सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी की सरकार है। अब हमने सर्वेयर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उनकी उपस्थिति में होता था, दिक्कत आती थी। अब इस सरकार ने यस ट्रैक प्रणाली अपनाने का फैसला किया है।
सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम फसल का आकलन करेंगे। कोई आदमी बीच में नहीं होगा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर देता था। अब डिजिटली हम फसल की क्षति का आकलन करेंगे और उसके आधार पर पूरा का पूरा भरपाई किसान की फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकारों से, जब तक, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था लागू कर दी है, जहां जरूरत पड़ेगी वह सर्वेयर बढ़ाने का भी कहेंगे। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री जी श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। की अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी। इसे मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, माननीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास जी। Respected Speaker, Madam, I lay the papers on the table of the House pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name as serial number 9 in the revised list of business for today, the 29th July 2025. आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा जी। Honorable Madam, with your permission, I rise today on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 10 as per today's revised list of business. आइटम नंबर 11, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। लाइट नहीं चलिए इधर आएगी। चलो दोबारा पढ़ देता हूँ जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या नंबर 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूची पर लोक लेखा समिति 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 26, 23, 28 के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 12, माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के आगे अंकित सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अस्थायी समिति का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य श्रीमती के कनिमोजी जी। I rise to present the 9th and 10th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of businesses. Thank you.
आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका जी। रमाशंकर जी। माननीय सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभापति महोदया। सर, आई राइज टू प्रेजेंट the 15th report Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development, Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। मैं आपकी अनुमति से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगे 2025-26 मांग संख्या 10 पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की 189 रिपोर्ट में निहित सिफारिशें टिप्पणियों का कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देता हूं। आइटम नंबर 16 माननीय मंत्री डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Madam, in pursuance of Direction 73 of the Honorable Speaker, Lok Sabha, I would like to make the statement showing status of implementation of the recommendations contained in second report and 66th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj pertaining to demand for grants 24-25 and demand for grants 2025-26 of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 16 in today's revised list of business. आइटम नंबर 17 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 17 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध वक्तव्य को सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा, जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है
जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए।
ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई, 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स है भाई?
आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा, और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा, और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर-ए-तोयबा ने और इसके आउटफिट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि लोग देश छोड़कर भाग न जाए, और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई, और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया, और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए।
मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खो को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है मान्यवर। और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है। और अब उसकी एफएसएल की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं मान्यवर। ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था। और अब जो पकड़े गए हैं, इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है। और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। अब मान्यवर, कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। और मान्यवर, कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र
आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर, मान्यवर, अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर, मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को CCS की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि CCS की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और CCS ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, CRPF, BSF उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत CCS बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए
उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का ये हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार
100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी वो के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जैसे मोहम्मद का आमिर, मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ, अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का काम। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप? इस पर भी गर्व नहीं कर सकते? मान्यवर, 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। मान्यवर, अब देखिए, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई, टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे, और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया, और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से, मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को
पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे एक गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था। 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया,
पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की, और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42%, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा, दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है, मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं, हम नहीं दे रहे। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदंबरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है, देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो। मान्यवर, 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ? मन ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर, ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई।
मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर, मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर, 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 मुझे मालूम है पूरे आसाम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे हैं वहां पर आसाम में, पूरे आसाम को पता है। और मान्यवर, 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 जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर, मैं सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और मान्यवर, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है।